अब हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर, वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि एथिक्स होता क्या है, ठीक है ना। एथिक्स एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के तौर पे एथिक्स हम लोग किसको कहेंगे। तो उसके पहले हम लोग एक और बेसिक सी चीज़ समझेंगे, और वो क्या है। जैसे फिलॉसफी, इसमें जितनी बातें आती हैं वो बात सही अंदाज लग रहा होगा आपको, सब फिलोसफिकल बातें हैं। फिलॉसफी तो समझ ही रहे हैं, दर्शन शास्त्र, सब दार्शनिक बातें हैं, बड़ी बड़ी जो है, बड़ी बड़ी नहीं मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। बट जनरल सेंस में देखा जाए, जो सोसाइटी का, समाज का जो जनरल सेंस होता है, उसमें ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी बात है। तो अगर उन बड़ी बड़ी बातों को भी पकड़ लें तो फिलॉसफी जो है यहाँ पे जुड़ जाती है। और जुड़ने की वजह सिर्फ हमारी सोच नहीं है, सच में ये जो है एथिक्स फिलॉसफी का पार्ट है। अगर फिलॉसफी को देखा जाए तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस, कई सारी शाखाएं इसकी हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो इसकी 10 ब्रांचेस हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग हो जाएं तो 3 इसकी मेन ब्रांचेस आती हैं। और वो 3 ब्रांचेस कौन सी हैं? एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी किसको बोलते हैं और मेटाफिजिक्स किसको बोलते हैं। एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो नॉलेज से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है ना। एपिस्टेमोलॉजी जो है नॉलेज का नेचर स्टडी करती है। जैसे कि रेशनैलिटी के बेसिस पे, हमारा जो बिलीफ है, जो यकीन है, उसकी बेसिस पे अगर एक वेन डायग्राम जैसे कि हम कल बना के बताए थे, मान लीजिए जो है, रुकिए इसमें देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा बिलीफ है, ठीक है, और ये मान लीजिए ट्रूथ है। वो चीज़ें जो फैक्ट्स हैं, जो है रैशनल हैं, साइंस के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे, उसके बीच का जो हिस्सा है ना, ये दोनों में से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, यही हमारा एपिस्टेमोलॉजी, जो नॉलेज की बात करता है। और ये रैशनैलिटी के बेसिस पे उस बिलीफ को देखता है, जो जस्टिफिकेशन, जैसे हमारा जो भी बिलीफ है, धार्मिक बिलीफ हो या कोई भी बिलीफ हो, उसको हम लोग एकदम आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। और जो साइंस की बातें हैं, जो फैक्चुअल हैं, जो रैशनल हैं, उसको भी ऑब्वियस सी बात है साइंस के बेसिस पे इजीली साबित किया जा सकता है। तो ये जो दोनों नॉलेज का जो एक ब्लेंड आ रहा है ना, उस नॉलेज की स्टडी आसान भाषा में कह सकते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी है। कि नॉलेज होता क्या है, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज है क्या, किस हद तक नॉलेज जो है पॉसिबल है, या नॉलेज की क्या लिमिट है। जैसे आपके पास जितना भी नॉलेज है, अज्यूम करिए जैसे ब्रह्मांड के बारे में या इस यूनिवर्स के बारे में जो भी आपके पास नॉलेज है, या पूरी दुनिया में जितने साइंटिस्ट वगैरह हैं, या जो भी लोग, जितना भी नॉलेज है आज के टाइम पे, क्या वो लास्ट है? मतलब अब उसके आगे कोई नॉलेज नहीं है। या यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में तो धीरे धीरे शोध होता रहता है ना, नई नई जानकारियां सामने आती रहती हैं। तो इस वक्त जितनी जानकारी मौजूद है, क्या वो अंत है, या उससे भी आगे कुछ है? ऑब्वियस सी बात है, आगे कुछ है, निकलता रहेगा। या जैसे मान लीजिए कि आप जो है सपना देख के उठते हैं सुबह सुबह, जैसे रात में सपना देखते हैं आप लोग ना, तो सपना अगर देखते हैं या ख्वाब देखते हैं तो सब कुछ रियल होता है एकदम एक्चुअली में। आप सारी चीज़ें जो है, आपका सेंस, आपका फील जो है, सब कुछ वही होता है, एकदम रियल, सब कुछ रियल लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि सपने में भी सपना देखते हैं और आप सपने में फिर उठते भी हैं, नहाए धोए खाए पिए कहीं गए, सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये भी तो एक नॉलेज का हिस्सा है ना। अलग बात है ये फैक्चुअल नहीं है, रैशनल नहीं है। अज्यूम करिए आज रात भी आपने कोई सपना देख के, आप सब कोई सपना देख के उठे होंगे, और सपना देख के उठे, नाश्ता किए, दिन भर कुछ किए हैं, 5 बज गया और लिंक आई, आपने ओपन किया। अब ओपन किया, आप क्लास कर रहे हैं, ये भी क्या पता, ये भी सपने में ही सारी चीज़ें चल रही हो, आप उठे ही ना। मुमकिन है, हो सकता है, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल ये किस हद तक नॉलेज
हो सकता है, नॉलेज किस हद तक पॉसिबल है, या नॉलेज की क्या लिमिट है, या नॉलेज होता क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सारी स्टडीज़ आती हैं जिस फिलॉसफी की ब्रांच में, वही ब्रांच क्या है हमारी, एपिस्टेमोलॉजी। कोई दिक्कत है? फिलॉसफी ऑफ नॉलेज। दूसरी जो ब्रांच है वो क्या है, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स की जो है मेनली इसकी भी 3 सब ब्रांचेज होती हैं। मेटाफिजिक्स जो है डील करता है फिलॉसफी ऑफ रियलिटी से, एग्जिस्टेंस से, अस्तित्व जो है दुनिया का, जो ब्रह्मांड का, जो भी चीज़ें हैं, क्या सच है या क्या सत्य है, इन सारी चीज़ों की जो स्टडीज़ होती हैं वो मेटाफिजिक्स में होती हैं। और इसमें 3 जो सब ब्रांचेज हैं, वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? पहली तो जो स्टडी की जाती है वो की जाती है गॉड की, दूसरी सोल की, और तीसरा वर्ल्ड की। गॉड की जो स्टडी होती है, भगवान, अल्लाह, ये सारी जो बातें आती हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे, किसी भी, अगर आप इस्लामिक जो ओनरशिप में होते हैं वहाँ पढ़िए, या जो हिंदू ओनरशिप में होते हैं वहाँ पढ़िए, तो एक अलग से पीरियड होता है थियोलॉजी का, थियो बोलते हैं। थियोलॉजी इसमें क्या, जो अगर आप इस्लामिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं उसमें, हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उसमें हिंदू स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं। तो थियो का मतलब भगवान से जुड़ा होता है। तो थियोलॉजी एक इसकी सब ब्रांच होती है जिसमें गॉड के बारे में पढ़ा जाता है। दूसरा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं, सोल, आत्मा। और तीसरी जो है वर्ल्ड के बारे में, वो है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के बारे में जो पढ़ा जाता है, ब्रह्मांड क्या है, उसका अंत क्या है, उसके बारे में जो भी फिलॉसफी है, दार्शनिक बातें हैं, वो इसमें आती हैं। और तीसरी जो कि हम लोग को पढ़ना है आज, वो है एथिक्स। और एथिक्स क्या है, ये तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिलॉसफी की। एथिक्स हमें बताता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ठीक ना। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ अलग अलग हो सकते हैं हर इंसान के लिए, हर कम्युनिटी के लिए। हिंदुज़म में ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ कुछ और होगा, इस्लाम में ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ कुछ और होगा, क्रिश्चियनिटी में कुछ और होगा। इस्लाम में ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है, जो रास्ते बताए गए हैं उन रास्तों को जो है फॉलो करके आखिरत की तैयारी करना है, टू अटेन जन्नह। क्रिश्चियनिटी में भी यही है। हिंदुज़म में क्या है, हिंदुज़म में बात होती है 4 पुरुषार्थ की, ठीक है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इसकी प्राप्ति ही हिंदुज़म में जो है उनके जीवन का मकसद है। तो ऐसे ही एथिक्स क्या करता है, एथिक्स बताता है जिंदगी का मकसद, और वो मकसद क्या है, कैसे हासिल होंगे, वो साधन क्या है, वो मीन्स क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को जो है हासिल करने के मीन्स क्या है, माध्यम क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़नी है। और वो ऑब्वियस सी बात है, अब एथिक्स है तो वो एक सेकुलर वे में चीज़ें जाएंगी, मोरालिटी की बातें होंगी तो एक सेकुलर वे में होंगी, ना कि रिलीजियस वे में। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। अब आते हैं एथिक्स की डेफिनेशन पे। तो एथिक्स एज अ सब्जेक्ट एक ऐसी फिलॉसफी की ब्रांच है जो बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, वही एथिक्स है। और ख़ास बात यह है कि वो सही और गलत किसी किताब से लिखा हुआ नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता, कॉन्क्रीट नहीं होता, बल्कि सोसाइटी के परसेप्शन से वो चीज़ सही है कि गलत, ये डिसाइड होता है। नॉर्थ ईस्ट में चली जाइए, वहाँ पे पॉलीएंड्री होती है, यानी कि एक लड़की की एक से ज़्यादा मर्द से शादी। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया चले जाइए, वहाँ पे ये प्रथा चलती है। नॉर्थ इंडिया में आ जाइए, यूपी, बिहार, राजस्थान वाले जो इलाके हैं, यहाँ पे हिंदुज़म में ये है कि एक हिंदू जो है अपनी कज़िन से शादी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक गोत्र के भी अगर होंगे तो भी शादी नहीं कर सकता। साउथ इंडिया में चले जाइए तो कज़िन आराम से शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई धर्म पे आँच नहीं आती है। तो उनके हिसाब से
कज़न मैरिज सही है। नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार आ जाइए तो कज़न मैरिज क्या हो गई, गलत हो गई। और नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए पॉलीएंड्री सही है, यानी कि एक लड़की कई सारे लड़कों से शादी कर सकती है, वो सही है। अब नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में जाके कहिए, कोई गलत नहीं बोलेगा, वो कहेंगे क्या बुराई है इसमें। लेकिन यूपी वाले से कह दीजिए वही बात तो कहेगा नहीं बिल्कुल गलत बात। तो क्या यूपी वाला यहाँ गलत है, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले गलत हैं, या फिर साउथ वाले गलत हैं जो चचेरे भाई बहनों से शादी कर देते हैं, वो मेरे भाई बहनों से शादी कर देते हैं। कौन गलत होगा, कोई गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सही और गलत कैसे डिसाइड हो रहा है, वो सोसाइटी के परसेप्शन से डिसाइड हो रहा है। सोसाइटी ने डिसाइड किया, नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी मानती है कि नहीं एक लड़की कहीं से शादी कर सकती है, तो मानती है सही है तो फिर ठीक है सही है। साउथ वाले मानते हैं कि नहीं चचेरे मेरे भाई बहनों से शादी हो सकती है तो हो सकती है सही। यूपी बिहार वाले मानते हैं कि नहीं शादी नहीं हो सकती क्लोज्ड रिलेशन वालों में, तो फिर नहीं हो सकती। तो सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं। और क्यों, क्योंकि सबका अपना एथिक्स है जो बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, उनके सोसाइटी उनकी बिलीफ उनके परसेप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही होता है एथिक्स, जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे फैसले लेने चाहिए, क्या चीज़ सही है हमारे लिए, क्या चीज़ सही नहीं है, क्या चीज़ गलत है, और क्या चीज़ करने पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है हमें एथिक्स बताता है। और अगर बताता ही है तो थोड़ा अगर डिटेल में समझना है इसको कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा पढ़ने से। जैसे हम बोले ना पहली क्लास में कि आपका जो ओपिनियन फर्स्ट क्लास में रहेगा, जो विचारधारा फर्स्ट क्लास में रहेगी, वो आखिरी क्लास में अलग होगी। तो कैसे अलग होगी, सबका जवाब जो है हर क्लास में मिलता रहेगा। तो वो क्या ऐसी चीज़ें, ऐसे कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी जो है, ऐसे कौन से सवाल हैं जिसके जवाब आपको मिलेंगे और जिसके जवाब मिलने से आपके अंदर कुछ बदलाव आएंगे, समाज में कुछ बदलाव आएंगे, सोसाइटी में कुछ बदलाव आएंगे। तो पहली चीज़ जो डेफिनेशन से साबित हुई वो ये कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, वो किससे पता चल रहा है, एथिक्स से पता चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये भी कैसे पता चलता है। कौन से काम करने चाहिए कौन से काम नहीं करने चाहिए, वो भी एथिक्स से पता चल रहा है। आप यूपी बिहार के निवासी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहीं का एथिक्स फॉलो करेंगे, और आपको ऑटोमेटिक आपके अंदर वो इनहेरिटेड होगा, और आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, आपका क्या कल्चर है, आपका क्या कोड ऑफ एथिक्स है, आपके क्या अधिकार हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्या एक मोरल वे है ज़िंदगी गुजारने का। ऑब्वियस सी बात है, आप यूपी बिहार में रह रहे हैं, अगर मान लीजिए तो जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला कल्चर आप यहाँ पे आके अपनाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं वो ठीक है आप नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो सीधे सीधे आप लोगों की नज़र में क्या हो जाएंगे, इमोरल हो जाएंगे, अनैतिक हो जाएंगे। तो मोरल वे क्या है जीने का, वो आपका एथिक्स बताता है। और जब आप एथिक्स को फॉलो करेंगे, चीज़ों को देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक अच्छे जीवन का संचार होगा, एक अच्छा जो है जीवन आपके अंदर मतलब आपके आसपास दिखाई देगा, और सोसाइटी भी एक बेहतर जगह बनेगी। तो ये ओवरऑल जो है एथिक्स का इंट्रोडक्शन है, एथिक्स पढ़ने के फ़ायदे। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को भी? किसी को नहीं? ठीक, अब देखते हैं कि अच्छा नहीं, सोशल सिस्टम से पहले ये जो है एथिक्स का जो है सार, सार समझ रहे होंगे हिंदी में, क्या चीज़? क्या कह रहे हैं, बोलिए। क्या चीज़ क्लियर नहीं है, या
कोई कुछ बोले अभी? बोलिए, बिंदास बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक चीज जो है, एथिक्स का अगर सार समझना है आपको, एसेंस ऑफ एथिक्स, उसको समझने के लिए कुछ और चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। वो क्या चीज है? हेडिंग दिख रही है आपको ना? वैसे सारा दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है कि नहीं दिख रही? कोई एक लोग बोलिए माइक ऑन करके। बोलिए कोई एक। माइक, मेरी आवाज नहीं जा रही किसी को? ठीक, बताइए कितना आप लोग स्लो रिस्पॉन्स देते हैं, तुरंत फटफट माइक ऑन करके बोलना चाहिए। चलिए कोई नहीं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने बातें की ना कि एथिक्स में जो है सबका एथिक्स अलग होता है, कोड ऑफ एथिक्स जो है अलग अलग जगह से होते हैं और उसी हिसाब से सोसाइटी चलती है। तो कोड ऑफ जो एथिक्स होता है या फिर जो हमारा एथिकल बिहेवियर होता है सोसाइटी में, वो सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स की वजह से नहीं होता है। जैसे डूज एंड डोंट्स दिए जाते हैं ना कि ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो, ये चीज़ सही है, ये नहीं सही है, लिखा होता है दीवारों पे, पोस्टर्स पे, बैनर्स पे। सिर्फ उसी से एथिकल बिहेवियर नहीं डिसाइड हो जाता है, या फिर जो आपके अंदर लोगों से आप सीख जाते हैं, दीवारों पे लिखे हुए सीख जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में सीख जाते हैं, बल्कि एक्चुअल एथिकल बिहेवियर जो डिसाइड होता है, जो डिटरमाइन होता है, वो उन वैल्यूज से भी होता है जो आपके अंदर ऑलरेडी होती हैं। ठीक है ना? कई सारी चीज़ें होती हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स में नहीं होती हैं। अब जैसे जो एग्जांपल्स दिए हम शुरू में एथिक्स का, शादी वाला एग्जांपल जो दिए, वो तो सालों से चला आ रहा है, हज़ारों साल से चला आ रहा है, और वो एकदम जो है एक कॉन्क्रीट फॉर्म ले चुका है कि हाँ उस एरिया में ये प्रथा है, ये कल्चर है, वहाँ का वो एथिक्स है, वो चीज़ें चली आ रही हैं, इस एरिया में ये चीज़ें, तो वो चीज़ें चली आ रही हैं। लेकिन सिर्फ उसी चीज़ से एथिकल बिहेवियर डिसाइड नहीं होता, बल्कि एथिकल बिहेवियर डिसाइड होता है जो खुद एक इंसान के अंदर, एक इंडिविजुअल के तौर पे जो वैल्यूज़ होती हैं, जो उनके जो मूल्य होते हैं, उससे डिसाइड होता है। और ये उस सिचुएशन में पता चलता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पैदा होना अपने आप में ये दर्शाता है कि एथिकल डायलेमा होगा। एथिक्स की ज़ुबान में एथिकल डायलेमा क्या होगा? आपको कोई लड़का या लड़की पसंद आ गई, और मान लीजिए एक मुस्लिम फैमिली है, मुस्लिम सोसाइटी है। अब इस्लाम में तो ये है कि हाँ कोई पसंद आया, आपने बता दिया, शादी हो गई। बट यहाँ बताने में भी लोग को शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो कल्चर नहीं है वैसा। एथिक्स जो है कुछ और है, जनरल जो सोसाइटी का होता है वो कुछ और है। अब मान लीजिए आपको पसंद आ गया, अब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके अंदर आया, इस्लाम में है बता देना चाहिए, लेकिन आपके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो इस तरीके का है कि आपको बोलना सही नहीं लग रहा है। कि नहीं, हम बोलेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे कि ये बागी हो गया, बागा हो गया, या मतलब द्रोही हो गया, या मतलब घर की जो है परंपरा भूल गया है, वगैरह वगैरह ख्याल आपके मन में आएंगे। तो आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा, एक एथिकल डायलेमा पैदा होगा, एक कंफ्यूजन वाली स्टेट पैदा होगा। इस कंफ्यूजन वाली स्टेट में आपके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, उस वैल्यूज़ के हिसाब से आप फैसला लेंगे, और आप खुद के हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि बताना सही है कि नहीं सही है। जनरली एथिक्स क्या कर रहा है? कोड ऑफ कंडक्ट दे रहा है ना, एक एथिकल कोड दे रहा है। यहाँ ये चीज़ एथिक्स, यहाँ का ये एथिक्स है, ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो ये चीज़ सही है। नॉर्थ ईस्ट में एक लड़की शादी कर रही है 6-7 लड़कों से, तो सही है, कर रही है, तो ये तो पता है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन इस सिचुएशन में क्या आप आजू बाजू वाले लोगों से पता चलेगा?
नहीं, क्योंकि आपका एक इंडिविजुअल जो है ये केस है, और ये आप ही के अंदर जो वैल्यूज इंट्रिंसिक हैं उसी के बेसिस पे आप उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, उस एथिकल डायलेमा में, उस कंफ्यूजन वाली स्टेट में आप फैसला करेंगे। और उस सिचुएशन में जब आप फैसला करेंगे तो आपका जो एक्चुअल एथिकल जो बिहेवियर है वो निकल कर सामने आएगा, और वो फैसला तब आप ले पाएंगे जब आप एक सब्जेक्टिव माइंड से, एक बैलेंस्ड माइंड से, एक ओपन माइंड से चीज़ों को समझेंगे। जो 3 चीज़ें शुरू में बताए थे ना, अप्रोच ऑफ एथिक्स, कैसे आपको पढ़ना है, वैल्यू न्यूट्रलिटी आपके अंदर हो, इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी आपके अंदर हो, सब्जेक्टिविटी। जब आप ये चीज़ अपने अंदर लाएंगे तब आपकी लाइफ में जो भी एथिकल डायलेमा होगा, जो भी ऐसी कंफ्यूजन वाली स्टेट आएंगी, कंफ्यूजन वाले फेज आएंगे आपकी लाइफ में, तो तब आप बेहतर तरीके से फैसला तभी ले पाएंगे जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, जब आप सब्जेक्टिव होंगे। और जब आप सब्जेक्टिव होंगे, इंटरेस्ट न्यूट्रल होंगे, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखेंगे, नहीं हमको पसंद आ गया या आ गई हम करेंगे, बाकी भाड़ में जाए, तब कहाँ से कुछ होगा, नहीं होगा, वो तो ज़बरदस्ती वाली बात होगी। लेकिन आप सब्जेक्टिव होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ प्लेस कर देंगे, अपने माँ बाप की जगह पे अपने आप को रख देंगे। या फिर आपके माँ बाप, मान लीजिए कोई माँ बाप यहाँ पढ़ रहे होते हैं, ये जनरली अगर फैसला लेना है या ऐसी सिचुएशन है, तो माँ बाप ही फिर अपने बच्चे की जगह पे खुद को रखते और सोचते कि अगर मेरे बेटा या बेटी की ज़िंदगी में ऐसा जो है वक्त आया, उसको फैसला लेना पड़े, तो वो क्या करेगा, क्या वो हमें बताएगा, बताएगी या नहीं बताएगा, या नहीं बताएगी, तो फिर माँ बाप उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप बेहतर फैसला ले पाएँ, जिस तरीके से फैसला ले पाएँ, जिस वैल्यूज़ के बेसिस पे आप अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो है रिजॉल्व करें, सॉल्व करें, वो बिहेवियर आपका एक्चुअल एथिकल बिहेवियर होता है, और यही एथिक्स का सार है। अब आते हैं मेन चीज़ पर, एथिक्स एक सोशल सिस्टम के तौर पे काम कैसे करता है। सारा तो सोसाइटी, समाज की ही बात हो रही है, तो ये एथिक्स एक्चुअली में किस तरीके से सोसाइटी में काम करता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एथिक्स को हमारी सोसाइटी पे लागू कर रही हैं, एप्लीकेबल कर रही हैं। तो सोसाइटी पे एथिक्स कैसे लागू हो रहा है या ज़बरदस्ती कैसे थोपा जा रहा है, वो बात की बात है। उससे पहले समझिए कि सोसाइटी होती क्या है। सोसाइटी देखिए एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बनता है। जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, अलग अलग सिस्टम है, और वो एक भी सिस्टम खराब हो जाए तो बॉडी अल्टीमेटली कह लीजिए कि खराब हो जाती है, इंसान अपाहिज हो जाता है। तो वैसे ही सोसाइटी भी है। सोसाइटी कई सारे छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर चलती है, और जब वो सारे सिस्टम एक साथ आते हैं तो एक बड़ा सिस्टम बनता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमको दिखाई देता है वो सोसाइटी कहा जाता है। तो वो छोटे छोटे सिस्टम कौन से हैं जो एक सोसाइटी को सोसाइटी बनाते हैं? पहला इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसका अपना जो है एक सिस्टम होता है अटेनमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है, क्या, अगर मान लीजिए कि एक जो भी गेहूं चावल कहीं से आ रहा है या खाने पीने की चीज़ें आ रही है वो सब बंद कर दी जाए, तो फिर वो सोसाइटी सोसाइटी ही नहीं रहेगी, वो तो एक जंगल हो जाएगा। आम भाषा में बिल्कुल समझिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसका एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है। अगर मान लीजिए आप कोई वैसे बिल्डिंग में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो है एक सेक्रेटरी होता है, बिल्डिंग में नहीं रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, जो है आम सा जो मोहल्ला होता है वहाँ पे जो है पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ पे भी एक सभासद के तौर पे लोग होते हैं, बड़े लेवल पे अगर ना भी जाएँ तो भी। तो अलग अलग सिस्टम होता है, इस तरीके से सोसाइटी चलती है। वहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम होता है, रिलीजियस सिस्टम होता है, सारी चीज़ों से मिलजुल के एक सोसाइटी जनरली बनती है। लेकिन एथिक्स तब बीच में घुसता है जब सोशल कंट्रोल की बात आ जाती है। पहले ज़माने में जैसे देखिए क्या होता था, कोई ऐसी चीज़, जैसे मान लीजिए एक ही जाति के लोग पहले होता था कि एक ही गांव में फिक्स रहते थे, अब तो मिलती जुलती चीज़ें जो है हो गई हैं।
मिलजुल के लोग रहना शुरू कर दिए हैं। जैसे मऊ में ही बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे सिर्फ वहाबी रहेंगे या सिर्फ बरेलवी रहते हैं या फिर देवबंदी रहते हैं। इक्का दुक्का जो है एक दूसरे वाले में घुसे रहते हैं। पहले ही ऐसी चीज़ें ये जो थी बहुत रिजिड थी मऊ में, अब नहीं, अब धीरे धीरे क्या हो गया, लोग मिलना जुलना शुरू कर दिया। तो ऐसे जो है क्या होता था, इस मुस्लिम सोसाइटीज़ में इतना इस हद तक नहीं होता था कि जो है बहिष्कार कर दिया जाए। हिंदू सोसाइटी में ऐसा होता था कि दूसरे कास्ट से थोड़ा सा भी कुछ हुआ, तालमेल बढ़ा, तो वो पूरा समाज मिलकर बहिष्कार कर देता था उसका। तो बहिष्कार करना एक क्या है, एक सोशल कंट्रोल है, ठीक है ना। क्या सोशल कंट्रोल है, जैसे वो जो भी कास्ट है, जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, उनका एथिक्स कह रहा है कि नहीं, हम इनके साथ मिलेंगे जुलेंगे तो हमारा धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है। तो इस तरीके से अपने एथिक्स को बचाया जाता है और एक सोशल कंट्रोल पैदा किया जाता है अपने एथिक्स को बनाए रखने के लिए। इसलिए एथिक्स जो है एक टूल की तरह काम करता है किसी भी सोसाइटी में सही और गलत चीज़ों को बताने के लिए। अब इसको समझने के लिए दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला तो सोशलाइजेशन और जो है सैंक्शंस। आई थिंक स्लाइड होगी, हाँ स्लाइड है इसकी। वो सोशल कंट्रोल कैसे पैदा किया जाता है अपने एथिक्स को जो है बनाए रखने के लिए। आवाज़ जा रही है ना, थोड़ा बीच बीच में रिस्पांस दिया करिए आप लोग, ताकि लगे कि हाँ सुन रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहे हैं। ठीक। तो सोशल कंट्रोल के क्या क्या मेथड है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। सोशल कंट्रोल क्या है, सोशल कंट्रोल एक टूल है, एक औजार है। कैसा औजार है, सोसाइटी में सोशल कंट्रोल डेवलप करने का एक औजार है एथिक्स। और वो कैसे काम करता है उसके उसके लिए दो चीज़ें हम लोग को समझनी पड़ेंगी। पहला क्या है, वो है सोशलाइजेशन, और दूसरा है सैंक्शंस। सोशलाइजेशन क्या है, सब इसका तो कई बार हम जिक्र किए हैं, आई थिंक 2-3 बार हम क्लास भी लिए हैं ये वाली। तो जो पुराने हैं उनको पता ही होगा, जो नए हैं वो सुन ले। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक इंसान को ए सोशल से सोशल बनाता है। ए सोशल और सोशल में फ़र्क क्या है, ए सोशल, ए का मतलब गैर या अ बोला जाता है, असोशल। जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, अब जो बच्चा पैदा हुआ है उसको समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं, कुछ सही गलत के बारे में कोई जानकारी नहीं। जैसे जैसे वो 2 साल का हुआ थोड़ा कुछ अच्छी चीज़ें सीखा, 3 साल का हुआ सलाम करना सीख गया, पैर छूना सीख गया, 4 साल 5 साल का हुआ बाहर गया, बहुत सारी चीज़ें देखा, घर में आके डांट सुना, सही गलत बताया गया। धीरे 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 करते करते 18-19 पे आते आते अपने हिसाब से ज़िंदगी के फैसले थोड़ा बहुत लेना शुरू कर देता है, और 20-25 आते आते शादी हो गई, फिर ज़िंदगी जो है उसकी आज़ाद हो गई, और समाज की खुद से उसको परख हो गई। समाज में कैसे रहना है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उसको सब पता चल गया। तो ये पैदा होने से लेके ये सारी चीज़ें समझने तक का जो ये प्रोसेस है, यही सोशलाइजेशन है, जहाँ पे एक इंसान असामाजिक से सामाजिक बन जाता है। सामाजिक बनने का मतलब क्या, समाज की उसको बेहतर समझ उसके अंदर डेवलप हो गई, ठीक है। अच्छा, ए सोशल से जो है कुछ टर्म्स जो है याद रखिएगा। ए सोशल का तो मतलब समझ में आ गया, जैसे एक बच्चा है वो क्या है, ए सोशल है या असोशल है। ऐसे ही एक वर्ड आता है अनसोशल, वो लोग जो बहुत एक्टिव नहीं होते हैं समाज में। जैसे शादी वगैरह का इनविटेशन आ जाए, मुँह फुला लेंगे कि यार कौन जाएगा, होता है ना ऐसा, टाइम वेस्ट होगी, घूमना फिरना नहीं है, छोड़ो टाइम वेस्ट होगी, उससे अच्छा हम आधा घंटा रील ही देख लें। 4 लोग भीड़ में बैठे बतिया रहे हैं, वहाँ पे बैठना अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, बैठ के फालतू में बकवास कर रहे हैं, सब पसंद नहीं आता। जो अपने आप को थोड़ा सा दबा के रखते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं अनसोशल में। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एंटी सोशल होते हैं। एंटी सोशल का क्या मतलब है, वो लोग जो सोसाइटी के ही खिलाफ होते हैं,
जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो ये देखते ही नहीं कि इससे समाज पे या दूसरे लोगों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसे टेररिस्ट हो गए, डाकू हो गए, चोर हो गए, या वो लोग जो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि मेरी इस हरकत से या मेरी इस बात से सामने वाले को क्या हो रहा है, या उसको क्या तकलीफ हो रही है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, पर्सनल झगड़ा वाला नहीं कि एक दोस्त के दूसरे दोस्त से झगड़ा हुई और वो सोच रहे कि अरे वो जो है, हाँ उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हम रो रहे हैं, गा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, तो उसको एंटी सोशल घोषित करना, ऐसा नहीं। समाज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात हो रही है। तो जैसे एक टेररिस्ट हो गया, डाकू हो गया, क्या है, समाज के पर्सपेक्टिव से ही वो बुरे हुए ना, वो नहीं सोच रहे हैं। वो जाके किसी घर में 20 लाख के गहने चोरी करके भाग गए और उनके घर में मान लीजिए अगले ही दिन शादी थी, और वो नहीं सोचे कि वो शादी के दिन वो दहेज का गहना था, वो क्या मुंह दिखाएंगे, हो सकता है शादी टूट जाए, उसने नहीं सोचा। उसने 2 फैमिलीज की जो है जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या हो गया, वो एंटी सोशल हो गया। और एक सोशल इंसान, प्रॉपर सोशल इंसान कौन होता है? वो इंसान जो हमेशा एक्टिव रहे, सोशलाइजेशन में एकदम पूरी तरीके से बिलीव करे, हर जगह एक्टिव रहे, कहीं पे किसी से मिलना जुलना एकदम जो है सीना तान के खड़ा हो जाए, पहुंच जाए। शादी में बुलावा है, 1 घंटा पहले प्लेट लेके बैठ जाए टेबल पे, मतलब एकदम एक्टिव है, उसको कोई शर्म ना हो लोगों से मिलने में, जुलने में, बातें करने में, लोगों को वक्त देने में। अपना कोई काम कर रहे हैं, सामने वाले ने बोला कि अरे यार चलो यहाँ पे, वो तुरंत दौड़ के चला गया। अपना बैठ के स्कूल कॉलेज का पढ़ रहा है, कॉल आई दोस्त की, पढ़ाई बंद करके उसने दोस्त को टाइम दे दिया। तो कभी कभी ये थोड़ा नेगेटिव भी हो जाता है, नुकसान अपना करके 2 घंटा दूसरों को दे देना भी, ये सोशल होने का ये हाईएस्ट लेवल है कि जहाँ पे इंसान एकदम अपने बारे में नहीं सोचता, वो पूरी तरीके से दूसरों को समर्पित कर देता है। वो लोग होते हैं सोशल। ठीक है, अब इसी सोशलाइजेशन के प्रोसेस से समझते हैं सैंक्शन। सोशलाइजेशन तो हो गया, एक इंसान जो है समझ गया सारी चीज़ें। अब एक बच्चे को हम लोग बताएं सोशल कंट्रोल के बारे में, जैसे हम लोग क्या बात करें, सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, और उसी सोसाइटी की बात कर रहे थे हम लोग कि एक उसी सोसाइटी का हिस्सा होता है सोशल कंट्रोल, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो अब एक बच्चा जो पैदा हुआ, उस पर क्या कंट्रोल करना, उसको तो सही गलत पता ही नहीं है, वो क्या दूसरी जाति के लड़के या लड़के से शादी करेगा या वहाँ का एथिक्स जानेगा। तो उस बच्चे पर कंट्रोल अप्लाई करने के लिए, रोकथाम लगाने के लिए पहले उसका सोशल होना ज़रूरी था। इसलिए हम लोगों ने क्या समझा, सोशलाइजेशन। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, उसका सोशलाइजेशन पूरी तरीके से हो गया, उसके अंदर सारी समझ आ गई समाज को लेकर। अब हम लोग उसको सिखाएंगे क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और वो सही और गलत किस तरीके से सिखाया जाता है, किस तरीके से वो सही और गलत बता के एक सोशल कंट्रोल सोसाइटी में इस्टेब्लिश किया जाता है, और उस सोशल कंट्रोल को इस्टेब्लिश करके सोसाइटी में एथिक्स को एक सोशल सिस्टम के तौर पे एप्लीकेबल किया जाता है। वो किया जाता है सैंक्शंस के तौर पे। सैंक्शंस का मतलब होता है रोकथाम करना। सैंक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव सैंक्शन बोलते हैं हम लोग रिवॉर्ड्स को। जैसे कि किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम कर दिया, आपने उसकी तारीफ कर दी। अब आपने तारीफ की, तो तारीफ आपका करना, आपने बताया नहीं कि बेटा तुमने, मान लीजिए आपने नहीं बताया कि हाँ तुमने ये सही काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, आपने बस उसकी तारीफ कर दी, पीठ थपथपा दी, वो समझ गया कि हाँ ये अच्छा काम है, ये चीज़ करनी चाहिए। वो किसी की मदद करके आया या उसने खुद टॉफ़ी खरीदी, एकदम मुश्किल से अपनी मम्मा से जो है 5 रुपए मांग के वो लेके गया, और रास्ते में जो है वो टॉफ़ी खरीद के ला रहा था, और कोई दिखा बच्चा एकदम गरीब सा या कुछ फटे कपड़े पहने हुए, अब इसको दया है कि उसने 5 रुपए की टॉफ़ी जो है उसको दे दी, और घर आके उसने अपनी मम्मा को या पापा को बताया, तो उन्होंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और जो है उसकी तारीफ कर दी। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि हाँ जो है लोगों की मदद करना अच्छी बात है। उसने इस बात को साइड कर दिया कि 1 घंटा हम चिल्ला चिल्ला के रो रो के लोट लोट के 5 रुपया मांगे थे, तो घर वाले हो सकता है हमको पीट दें कि हाँ खुद इतना चिल्ला चिल्ला के ज़बरदस्ती लेके गए हो, काम छोड़ के 5 रुपया दिए और जाके दूसरे को बांट दिए। घर वाले ने डांटा नहीं, बल्कि प्यार से उसको थपथपा दिया। घर वाले की इस हरकत से, मतलब घर वालों की इस बात से जो है उसको ये बात समझ में आ गई कि लोगों की मदद करना अच्छी बात है।
अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। इससे उस बच्चे के अंदर एक मूल्य डेवलप हुआ और उसको समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत है। लोगों की मदद करना उसके लिए सही साबित हो गया। नेगेटिव सैंक्शंस क्या होते हैं? नेगेटिव सैंक्शंस बोलते हैं पनिशमेंट को। जैसे कि कोई गलत काम किया, उसी बच्चे ने उसको पीट दिया गया, उसको रियलाइज हो गया कि नहीं ये चीज़ गलत है, अलग पीटना नहीं चाहिए तुरंत, ये गलत बात है। तो पीटना, उसको पनिश करना, इस बात का एक संदेश है, एक मैसेज है कि उसने जो किया वो गलत है, वो अच्छी बात नहीं है। यानी कि समाज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं। एक लड़की को छेड़ दिया किसी ने, तो घर वाले, मान लीजिए घर वालों को भी पता है, तो वो तो घर वाले जो करना है करेंगे, या कानून बन गया उसके लिए। अगर मान लीजिए आप डेमोक्रेसी में हैं, भारत जैसी डेमोक्रेसी में, तो तुरंत जो है वहाँ पे भारत सरकार ने कई सारे एक्ट बनाए, उस लड़के को सज़ा मिलेगी। तो सज़ा मिलना भी क्या है? एक सैंक्शन है जो रोक रहा है कि इंसान को, वो ये बता रहा है कि नहीं, छेड़ना गलत है। कोई चीज़ गलत कब गलत होगी? कोई किसी भी चीज़ को गलत कहने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ ये कि एक लॉ होना चाहिए, एक कस्टम होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई लॉ नहीं है, कोई कस्टम नहीं है कि ये चीज़ गलत है, तो फिर आप उसको गलत कैसे कहेंगे? आप जो भी चीज़ सोसाइटी में देख रहे हैं या जो चीज़ आप मान रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, तो कैसे मान रहे हैं कि गलत है? क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई प्रॉपर लॉ बना है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर सोसाइटी में ही उसका एक कस्टम चला आ रहा है हज़ारों सालों से, जो कि उसको एक मान्यता मिली हुई है। और वो मान्यता टूटने पे, या फिर जो लॉ गवर्नमेंट ने बनाया उस लॉ के टूटने पे फिर माना जाता है कि ये चीज़ गलत हुई है। अगर वो टूटे ही नहीं तो फिर गलत है ही नहीं कुछ, ठीक है ना? तो लॉ है, और ये तो जनरली मतलब है कि हाँ, छेड़ना गलत बात है। तो जब उसने छेड़ा तो पनिशमेंट उसको दी गई। तो पनिशमेंट देना यानी कि लॉ होने के साथ साथ उसमें डिस्क्राइब भी हो कि ये होने पे ये सज़ा मिलेगी। अगर पनिशमेंट का भी जिक्र ना हो तो फिर लॉ बनने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? कोई वैल्यू नहीं हो। तो लॉ के साथ पनिशमेंट का जिक्र होना, और पनिशमेंट का जिक्र होने का मतलब ये है कि वो सोसाइटी के लिए जो है एक्सेप्टेड है कि वो चीज़ गलत है। अगर उसको हम करेंगे या उस बात को या उस लॉ को तोड़ेंगे तो हमको ये सज़ा मिलेगी। और जब सज़ा का डर सामने रहेगा तो इंसान कोई भी जो है गलत काम करने से खुद को रोकेगा, खुद को बचाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से नेगेटिव रिवॉर्ड्स, नेगेटिव सैंक्शंस के थ्रू, यानी कि पनिशमेंट का डर देख कर भी हम सोसाइटी में सही और गलत की बात लोगों को सिखा सकते हैं, या अपने एथिक्स को लोगों के ऊपर थोप सकते हैं। जैसे कि लोगों, अभी शुरू में हम बोले ना कि कास्ट की बात, दूसरे कास्ट में आपने शादी कर ली और सोसाइटी ने, समाज ने या पूरे गांव ने आपका बहिष्कार कर दिया, तो आपका बहिष्कार भी क्या है? एक पनिशमेंट है, एक सैंक्शन है, नेगेटिव सैंक्शन है। अब ये अलग बात है कि वो बहिष्कार नहीं करना चाहिए, सही है कि नहीं है। शुरू में ही बताया ना कि एथिक्स क्या है, वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सही है और गलत होता है। तो गांव के हिसाब से क्या है, दूसरी जाति में शादी उसने की, वो गलत किया उसने। तो समाज ने एक सोशल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और वो ये डिसाइड कर दिया कि कोई भी दूसरी जाति में शादी करेगा तो उसका समाज जो है बहिष्कार कर देगा। तो कोई भी उस गांव का लड़का अपने उस गांव के एथिक्स को तोड़ने से डरेगा। क्यों? क्योंकि उस गांव ने अपना एक सैंक्शन बनाया हुआ है कि कोई भी अगर शादी किया तो उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। अब बहिष्कार कर देगा तो वो जाके रहेगा कहाँ? उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो उस बहिष्कार के डर से वो अपने एथिक्स को तोड़ने से डरेगा, दूसरी जाति में या दूसरे धर्म में शादी करने से पहले 50 बार सोचेगा। तो इस तरीके से एक जो है एथिक्स जो है हमारी सोसाइटी में एक सोशल सिस्टम के तौर पे काम करता है। अगर इस सोशल कंट्रोल को हम लोग गायब कर दें, सोशलाइजेशन को गायब कर दें, सैंक्शंस को गायब कर दें, तो सोसाइटी तो रहेगी हमारे पास, लेकिन ये सोशल कंट्रोल वाला हिस्सा या ये सब सिस्टम गायब होने की वजह से वो सोसाइटी प्रॉपर सोसाइटी नहीं कहलाएगी। वो एक जानवरों की जगह हो जाएगी, एक जंगल की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे सारी खाने पीने की चीज़ें होंगी, एक राजा होगा और सब अपने अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, लेकिन सही गलत बताने वाला कोई नहीं होगा। तो सही गलत बताने के लिए सोशल कंट्रोल की ज़रूरत है, और उस सोशल कंट्रोल को एप्लीकेबल बनाने के लिए
सोशलाइजेशन और सैंक्शंस की ज़रूरत है, और वो सोशलाइजेशन और सैंक्शंस किसकी मदद से हो रहे हैं? एक तरीके से एथिक्स की मदद से ही हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को भी? किसी को है? तो इन सारी डिफिनेशंस, इन सारे एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं ना कि एथिक्स एक सोशल सिस्टम, एक ऐसा सोशल सिस्टम है जो हमें बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, जो वैल्यूज़ का निर्माण करता है, जो नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करता है एक सोसाइटी के लिए, और वो वैल्यूज़ और नॉर्म्स को फॉर्मुलेट करके एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को उसी के हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यानी कि एक इंडिविजुअल का परफेक्ट बिहेवियर क्या होगा, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो एथिक्स ही डिसाइड कर रहा है। और अगर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को एथिक्स डिसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एथिक्स एक सोशल सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी एक इंडिविजुअल से ही बनती है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग वैल्यूज़ पे। अच्छा, ये समझने से पहले वैल्यूज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वैल्यूज़ कहते किसको हैं। पढ़ा जाए ना कि कल पढ़ना है? जैसा कहिए, थोड़ी देर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कम से कम 1.5 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी पूरा होगा 50-60 दिन में, नहीं तो 4 महीने खींचेगा ये। तो देखिए, तो अभी हम क्या बताएं कि एथिक्स जो है एक सोशल सिस्टम के तौर पे काम इसलिए करता है क्योंकि ये वैल्यूज़ का निर्माण करता है, नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करता है, और उन वैल्यूज़, उन नॉर्म्स की मदद से वो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति के बिहेवियर को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के बिहेवियर के कंट्रोल होने से उस पूरी सोसाइटी में एक सिस्टम ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसीलिए एथिक्स एक सोशल सिस्टम के तौर पे काम करता है। सवाल अब ये उठता है कि वैल्यूज़ का निर्माण करता है ना। अब जैसे सही और गलत अभी हम बताएं ना कि वो मदद करके आया, तो ये हो गया, उसको क्लियर हो गया कि हाँ उसने अच्छा काम किया। तो वो मदद करना भी क्या है, वही वैल्यू है, उसी को मूल्य बोला जाता है एथिक्स में। तो हम लोग का अगला टॉपिक वही है कि मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज़ किसको कहा जाता है। वैल्यू जो वर्ड है ये कई जगह इस्तेमाल होता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, मैथमेटिक्स वाले भी यहाँ पे हैं, तो वो वैल्यू दूसरा होता है। इंग्लिश में भी वैल्यू यूज़ होता है। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, होता है ना, वो वैल्यू दूसरा है। यहाँ पे जो एथिक्स में जो वैल्यू की बात हो रही है, वो वैल्यू मोरल वैल्यू है। ठीक है, मोरल वैल्यू का मतलब नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य वो मूल्य होते हैं जो किसी भी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई कर देते हैं, क्योंकि ये अपने जो वैल्यूज़ होते हैं ना, ये आइडियल्स होती हैं किसी भी समाज के लिए, किसी भी सोसाइटी की आइडियल्स होती हैं, आदर्श होते हैं। आइडियल्स का मतलब जानते ही होंगे, सबके अपने अपने एक आइडियल्स होते हैं, आइडियल होते हैं, अपने आदर्श होते हैं। किसी का आदर्श, किसी के मतलब हो सकता है आपके आइडियल से एपीजे अब्दुल कलाम हो, किसी के महात्मा गांधी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको एक अच्छे इंसान नज़र आते हैं, उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, और आपके अंदर एक चाह है, एक इच्छा है कि आप भी उनकी तरह बने, क्योंकि उनके अंदर वो खूबियां हैं जो आप अपने अंदर पाना चाहते हैं।
तो वैसे ही वैल्यूज जो है सोसाइटी के आइडियल्स होते हैं। यानी कि अगर सोसाइटी को अच्छा बनना है तो उसको अपने आइडियल्स को ग्रहण करना पड़ेगा, अपने आदर्शों को ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मान रहे हैं, आइडियल मान रहे हैं, और आप उनको उनकी तरह महान बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, इसका मतलब उनकी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, अपने आदर्श को अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करना पड़ेगा उनके ऐसा बनने के लिए। तो वैसे ही सोसाइटी को परफेक्ट बनने के लिए या एक इंसान को या उस सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति को परफेक्ट बनने के लिए उसको सोसाइटी के, समाज के आदर्शों को ग्रहण करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर उन आइडियल्स को, उन आदर्शों को ग्रहण करेगा तो उसके बिहेवियर में एक बदलाव आएगा और वो परफेक्शन की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और वो परफेक्शन की तरफ बढ़ने का प्रोसेस क्या होगा? अब ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान पैदाइशी जो है इन सारी चीज़ों को सीख के पैदा होगा कि हाँ किसकी मदद करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, बड़ों को सलाम करना है, बड़ों की जो है पैर छूना है, ये सब उसको पैदाइशी पता होता है? नहीं पता होता है। उसके अंदर ये मूल्य डाले जाते हैं माँ बाप के द्वारा, लोगों के द्वारा। कैसे डाले जाते हैं वो आगे हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो वैल्यूज़ क्या होती हैं? लर्नड होती हैं। इंसान सीखता है धीरे धीरे समाज से, अपने आसपास के लोगों से, अपने माँ बाप से, अपने स्कूल से, जगह जगह से सीखता है। ये इन्नेट नहीं होती है। और सीखता है और सीखने के बाद वो अपने बिहेवियर को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अपनी पर्सनैलिटी में उन वैल्यूज़ को पूरी तरीके से डालने के बाद, पूरी तरीके से उसको समाहित करने के बाद एक इंसान के अंदर ये वैल्यू डेवलप हो गई कि लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है और उसको 100% सेटिस्फैक्शन जो है सेटिस्फैक्शन भी इस चीज़ से आता है। लेकिन अज्यूम करिए कि वो अपना पेपर देने जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और पेपर जो है 8 बजे से है और वो निकला है 7:45 घर से, किसी वजह से लेट हो गया। अब रास्ते में जा रहा है, अचानक उसको एक नाली में गिरा हुआ कोई इंसान दिखता है और निकल नहीं पा रहा है। अब पेपर देना आपको बहुत ज़रूरी है और आप 1 मिनट भी लेट करेंगे एंट्री तक नहीं मिलेगी आपको। ये भी नहीं बोल सकते कि सर हम मदद कर रहे थे इसलिए लेट है, नहीं। तो आप वहाँ पे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप पेपर छोड़ के चले जा रहे हैं उस व्यक्ति को वहीं पे छोड़ के, और आपको उम्मीद है, आपको पूरा यकीन भी है कि हाँ कोई आएगा उसको मदद कर देगा, तो इसलिए आप छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके अंदर वो जो मदद का मूल्य था ना, जो हेल्प करने की जो आपके अंदर क्वालिटी थी, जो वैल्यू डेवलप हुई थी, आपने उसको वहाँ पे तोड़ा। और जब आप अपने ही वैल्यूज़ के खिलाफ काम कर देंगे या कोई भी व्यक्ति अपने ही मूल्यों के खिलाफ काम करता है तो उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है, एक अजीब सी फीलिंग डेवलप होती है। और वो फीलिंग क्या होती है? गिल्ट। जब भी कोई इंसान अपनी वैल्यू के खिलाफ काम करता है तो उसके अंदर गिल्ट पैदा होता है, और वो गिल्ट ऐसा होता है जिसको इंसान जो है आसानी से, मतलब कोई भी इंसान आसानी से उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। छुड़ाने का बस एक ही तरीका होता है। अगर आपको गिल्ट से पीछा छुड़ाना है तो उसका एक ही तरीका होता है कि जब भी आप अपने मूल्य के खिलाफ काम करें, आपकी किसी से झगड़ा हो गई मान लीजिए, और झगड़े में आपने बहुत बुरा बुरा बोल दिया, इसलिए कहा जाता है कि गुस्से में ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आप के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है उस गुस्से के चक्कर में आप कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना कर लें, ऐसे वर्ड्स ना यूज़ कर लें जिससे सामने वाले को हद से ज़्यादा तकलीफ हो और जो है पूरा कहानी बदल जाए। तो अगर आप अपनी ज़बान को नहीं रोकते हैं और गुस्से में बोल देते हैं, और फिर बाद में 5 मिनट बाद जब आप ठंडे होते हैं तो आपको बहुत ही बुरा गिल्ट होगा। और वो जो गिल्ट होगा, वो अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके का गिल्ट होता है। तो इस तरीके के गिल्ट को रोकने का जो रास्ता होता है, जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस गुजरता है कंसायंस से। जब जब आप अपने मूल्यों के खिलाफ काम करेंगे, आपका कंसायंस, आपका ज़मीर एक बार आवाज़ आपको देगा। वहाँ पे आपका कंसायंस रोल प्ले करता है। और जब आप अपने कंसायंस को इग्नोर करते हैं, जब आप अपने मूल्य के खिलाफ काम करेंगे ना, कंसायंस अगर आपने नहीं पढ़ा है या यूट्यूब पे नहीं देखा है और इंट्रोडक्टरी क्लास भी आपने नहीं की, तो वो लोग जान लें कंसायंस का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज़, ज़मीर।
जब भी कोई इंसान बुरा काम करता है तो उसका दिल अंदर से एक बार आवाज़ देता है, वही आवाज़ क्या है? कंसायंस है। तो बुरा काम करने का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि अपने मूल्यों के खिलाफ काम करना। लोगों से प्यार करना चाहिए, प्रेम एक क्या है? वैल्यू है। केयर करना, रिस्पेक्ट करना लोगों की क्या है? वैल्यू है। सारी अच्छी चीज़ें हैं ना। तो जब आप इन अच्छी चीज़ों को छोड़ के या माँ बाप से मान लीजिए अपने गुस्से में बात कर दी, रिस्पेक्ट जो वैल्यू है वो वैल्यू आप भूल गए, तो आपके अंदर जो है गिल्ट पैदा होगा। आपने गुस्से में माँ बाप के ऊपर चिल्ला दिया, तो चिल्लाने से पहले एक बार आपके ज़मीर ने ज़रूर आवाज़ दी होगी। आपने उस ज़मीर की आवाज़ को जो है, अपनी उस अंतरात्मा की आवाज़ को अवॉइड किया, और अवॉइड किया तो ही फिर आपके अंदर गिल्ट पैदा हुआ। कभी भी आप इमेजिन करिए, कई बार ऐसा होता है गुस्से में किसी बड़े को इंसान बोल देता है या निकल जाता है। पहली बार जब आप बोले होंगे या कोई भी वैसा काम जो आपने अपने मूल्यों के खिलाफ किया होगा, या आपके अंदर जो अच्छाई है उसको छोड़ के गुस्से में या जिस भी तरीके से आपने कोई भी बुरा काम जो अपनी पर्सनैलिटी से हट के किया होगा, और उस काम को करने के बाद आपके अंदर गिल्ट भी आया हो, तो उस गिल्ट से पहले आपके दिल में एक बार आवाज़ ज़रूर उठी होगी, या फिर गिल्ट के टाइम पे ही आवाज़ उठी होगी, आपकी ज़मीर जो है जागा होगा, आपके अंतरात्मा की आवाज़ आई होगी। अगर आपने उस आवाज़ को पकड़ा, उस ज़मीर को सुना, उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुना, तो अगली बार आप अपने मूल्यों के खिलाफ काम करने से खुद को रोक पाएंगे, अपनी ज़बान पे काबू कर पाएंगे। अगर आपने अपनी ज़मीर की आवाज़ को 2-3 बार 4 बार इग्नोर किया, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपका ज़मीर भी आवाज़ देना बंद कर देगा, और आपके अंदर जो गिल्ट पैदा हो रहा है वो गिल्ट भी आपके अंदर से धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और फिर इंसान जो है बिल्कुल बुरा बन जाता है। अच्छे से बुरा बनने का प्रोसेस ही यही है। कोई भी इंसान देखिए बुरा पैदा नहीं होता है ना, वो अच्छे से बुरा बनने का पूरा प्रोसेस कहाँ से आ रहा है? वो पूरा प्रोसेस आ रहा है इसी वैल्यूज से। एक इंसान को सारी वैल्यूज दी गई, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, और वो अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखता है, बताता है। और एक छोटी सी चोरी मान लीजिए कोई बच्चा कर रहा है 5-6 साल की उम्र में, उस टाइम पे भी उसके मन में ख्याल आया होगा, या मान लीजिए उसके टाइम उसके में इतनी समझ नहीं है, तो माँ बाप ने बता दिया और वो बच्चा सीख गया। लेकिन बड़ा होके जब उसके अंदर पूरी तरीके से समझ डेवलप हो गई, और वो पहली बार कोई भी गलत काम करता है, कोई भी इंसान चोरी करे या कुछ भी करे, तो पहली बार जब गलत काम करता है इंसान, तो ज़रूर एक बार उसका ज़मीर आवाज़ देता है, और उस ज़मीर के खिलाफ अगर काम कर दे तो फिर गिल्ट उसका जो है उसके अंदर डेवलप होता है। लेकिन वो गिल्ट डेवलप होने के बाद फिर से वो दोबारा वही काम करता है, तो फिर से उसके अंदर कंसायंस जो है उसका जागता है, उसका ज़मीर जागता है, फिर से दोबारा आवाज़ देता है। लेकिन हम 2-3 बार वो चीज़ें इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे गिल्ट को भी और अपनी कंसायंस को भी, तो फिर वही इंसान बुरा बन जाता है। फिर ना उसको अपने मूल्यों को तोड़ने में बुराई लगती है, ना उसके अंदर गिल्ट आता है, और ना ही वो सेल्फ असेसमेंट कर पाता है कि वो जो चीज़ें कर रहा है वो चीज़ें गलत हैं। और इसी तरीके से एक अच्छा खासा इंसान क्या हो जाता है? बुरा बन जाता है। ठीक। बहरहाल, तो क्या यहाँ से इतनी कौन कौन सी चीज़ें समझ में आई हम लोग को? वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ सोसाइटी की आइडियल्स हैं, समाज के आदर्श होते हैं। दूसरी चीज़ क्या हम लोग समझे कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो लर्नड होती हैं, यानी कि इंसान धीरे धीरे सीखता है, वो जन्मजात नहीं होती हैं। अपने आसपास से, फैमिली से, परिवार वालों से वैल्यूज़ इंसान सीखता है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस से सीखता है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी कि कोई भी वैल्यू एक इंसान की पर्सनैलिटी में पूरी तरीके से डीपली जो है रूटेड होती हैं, और इतना डीपली रूटेड होती हैं कि उसके खिलाफ कोई इंसान काम करे तो गिल्ट नामक उसके अंदर फीलिंग पैदा होती है, और वो तभी फीलिंग से इंसान बच सकता है, या गिल्ट अपने अंदर पैदा होने से इंसान रोक सकता है, जब वो अपने अंदर की आवाज़ को सुने। अपने अंदर की आवाज़ को सुनने का मतलब अपने कंसायंस को सुने, अपने ज़मीर को सुने। अगर वो कंसायंस को नहीं सुन रहा है तो गिल्ट पैदा होगा, और 2-3 बार 4 बार अपने कंसायंस को ना सुने तो वो इंसान अपने मूल्यों को पूरी तरीके से छोड़ देता है, और छोड़ के बुराई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक अगर मूल्य की देखनी है तो वो ये कि मूल्य जो है, वैल्यूज जनरली स्टेबल होते हैं, लेकिन किसी खास परिस्थिति में बदले जा सकते हैं, चेंज हो सकते हैं।
इतना आसान नहीं होता चेंज करना, और वैसी सिचुएशन भी हमेशा जो है लाइफ में नहीं आती है। तो आसानी से वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हम बोले ना कि ज़मीर को आप कई बार अवॉइड करेंगे तो ही आप अपने मूल्यों से पीछे हट सकते हैं, अदरवाइज आपके अंदर मूल्य इतनी अच्छे से समाहित होते हैं कि आप पीछे हटना थोड़ा नामुमकिन सा होता है। और तीसरी जो चीज़ है, तीसरी नहीं चौथी जो चीज़ है वो है कि वैल्यूज़ किसी भी व्यक्ति को इवेल्युएट करने में मदद करती हैं। आप वैल्यू देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई इंसान कैसा है, एक इंसान अच्छा है कि बुरा है। अगर कोई इंसान बड़े की इज्जत नहीं कर रहा है तो आप समझ गया कि हाँ उसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब उसके अंदर अच्छाई की थोड़ी सी कमी है, वैल्यूज़ जो है उसकी कमज़ोर है। कोई इंसान अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करता है कि एकदम एक पल के लिए छोड़ नहीं रहा है, एकदम हमेशा जो है 24 घंटे सिपाही की तरह खड़ा रहता है आसपास, आप समझ जाएंगे कि वो इंसान कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। तो वैल्यूज़ जो है किसी भी इंसान के स्टैंडर्ड्स को इवेल्युएट करने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक, और थोड़ा सा 5 मिनट हम और टाइम लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, दो और चीज़ें इसी में हम लोग देखेंगे, और वो दो चीज़ें क्या हैं? जैसे कि वैल्यूज़ जो है स्टेबल होती हैं तो हम बता चुके अभी। वैल्यूज़ स्टेबल होती हैं, किसी पर्सनैलिटी में डीपली रूटेड होती हैं, लर्नड होती हैं, किसी इंसान को इवेल्युएट करने में, जज करने में मदद करती हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई। सोसाइटी के आइडल्स होते हैं, आदर्श होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। दो यहाँ पे वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं वैल्यूज़ और सिमिलर टू वर्च्यूज़ और अरेंज्ड इन हायरार्की। वैल्यूज़ एब्स्ट्रैक्ट होती हैं का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि ये कॉन्क्रीट नहीं है। अब कॉन्क्रीट किसको कहते हैं? वो चीज़ें जो आप अपने 5 सेंस से समझ सकते हैं, छू के, देख के, सूंघ के, टेस्ट करके। इन सब से जो चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं वो समझिए कॉन्क्रीट। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो वैल्यू जो है क्या वो कॉन्क्रीट है? क्या आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं? नहीं। तो जब ऐसा अगर हम लोग कर नहीं सकते तो किसी इंसान को इवेल्युएट कैसे करेंगे? हम बोले ना कि इवेल्युएट हम लोग करेंगे किसी इंसान को कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। वो इवेल्युएशन किसके बेसिस पर हो रहा है? वैल्यूज़ के बेसिस पे। तो अगर हम इवेल्युएट करें इसका मतलब देख पा रहे हैं ना। तो अगर देख पा रहे हैं तो फिर कॉन्क्रीट कैसे नहीं है? हम तो कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है। तो अगर वैल्यू को देखना है तो उसको हमें जो है कॉन्सेप्चुअलाइज करना पड़ता है, उसको नॉर्म्स के थ्रू, नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट के थ्रू मैनिफेस्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि हम कह, एक इंसान के अंदर रिस्पेक्ट जो है, रिस्पेक्ट नामक जो मूल्य है, रिस्पेक्ट नामक जो वैल्यू है, वो डीपली रूटेड है उसकी पर्सनैलिटी में। आप वो सामने चुपचाप खड़ा है, आप उसको देख के बता सकते हैं कि अरे उसके अंदर रिस्पेक्ट बहुत है, वो हमेशा सबकी इज्जत करता है। आप उससे कभी नहीं मिले, कुछ ना उससे कभी बात हुई, ना उसके बारे में आपने कभी सुना किसी से, चुपचाप वो इंसान खड़ा है और आप वहीं दूर से तुक्का लगा रहे हैं अरे वो दूसरों की बहुत इज्जत करता है। नहीं कर सकते आप ऐसा ना। वो अच्छा है, गोरा है, काला है, अच्छे कपड़े पहने, बुरे कपड़े पहने, ये सब आप बता देंगे, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं बता पाएंगे। तो वो इंसान कितना किसी से प्यार करता है आप खड़े खड़े नहीं बता पाएंगे जब तक कि आपने उसके बारे में कुछ देखा ना हो। लेकिन अज्यूम करिए कि वो इंसान जो है, आपने उसको देखा है कई बार कि वो जब भी आता जाता है और सामने से कोई भी बड़ा बुजुर्ग गुजरता है, तुरंत सलाम करता है, पैर छूता है। अब वो सलाम करता है, पैर छूता है, इस बात से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि वो हम बड़ों की बहुत इज्जत करता है। इसका मतलब रिस्पेक्ट जो है, रिस्पेक्ट नामक जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने पैर छुआ, सलाम किया। तो पैर छूना या सलाम करना ही वो क्या है? वो नॉर्म है। तो उस नॉर्म्स के थ्रू हम किसी भी इंसान के अंदर जो है पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर वैल्यूज़ हैं कि नहीं है। कॉन्क्रीट नहीं है, और उस कॉन्क्रीट ना होने की वजह से तो हम लोग देख नहीं सकते। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? नॉर्म्स का सहारा लेना पड़ता है।
इसीलिए नॉर्म्स बनाए गए। अगर कोई इंसान मान लीजिए पैर नहीं छू रहा है तो आपको कितना भी कहे कि हाँ वो रिस्पेक्ट करता है हिंदुइज्म में, तो वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैर नहीं छू रहा है। वो क्या हो गया? वो मनमाना लड़का हो गया। या आप सलाम नहीं कर रहे हैं बड़े बुजुर्ग को देख के, आप कहिए अरे नहीं नहीं हम दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सलाम जरूरी थोड़ी है, वो नहीं माना जाएगा कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो रिस्पेक्ट करने के लिए आपको कोई एक्ट करना पड़ता है, अपना हाथ पैर को हरकत में लाना पड़ता है, और उन्हीं हरकतों को क्या बोलते हैं? नॉर्म्स बोलते हैं। पैर छूना नॉर्म्स हो गया, सलाम करना नॉर्म हो गया, हाथ ऊपर करना पेशानी पे वो नॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसीलिए वैल्यूज क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट हैं। उसको दर्शाने के लिए आपको नॉर्म्स का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी चीज क्या है कि वैल्यूज जो है हायरार्की में अरेंज्ड होती हैं। जैसे एक वैल्यू, हम बार बार वैल्यू का जिक्र कर रहे हैं, एक हम जिक्र कर रहे हैं प्यार का, एक कर रहे हैं रिस्पेक्ट का, इज्जत करना। तो एक इंसान के अंदर एक ही वैल्यू तो नहीं होगी, हर इंसान के अंदर कई सारी वैल्यूज होती हैं। हर इंसान के अंदर ईमानदारी होती है, ईमानदारी क्या है? एक वैल्यू है। हर इंसान के अंदर कंपैशन होता है, दया होती है, वो भी वैल्यू है। पंक्चुअलिटी, आप वक्त से कहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भी वैल्यू है। खुश होना, पीस, शांति, ब्लिस, आनंद, ये सब क्या है? सब वैल्यू है। तो एक इंसान के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन उन वैल्यूज की हायरार्की एक होती है और वो हायरार्की चेंज होती रहती है। ठीक है, अब जैसे भी एक थोड़ी देर पहले हम एग्जांपल दिए नाली वाला ने, कि एक इंसान नाली में गिरा है और उसका पेपर छूट रहा था, उसको पहुंचना था। अब मान लीजिए उसी लड़के के अंदर पंक्चुअलिटी भी बहुत ज्यादा है और दया भी बहुत ज्यादा है। वो अपना पेपर देने जा रहा है और रास्ते में वैसे ही नाली में गिरा हुआ इंसान देखे और उसको देख के दया उसके आ गई और एकदम दिल पिघल गया। लेकिन उसको पेपर भी देने जाने 15 मिनट बस बचा है और उसको टाइम पे पहुंचने की एकदम आदत है। पंक्चुअलिटी जो है उसकी एकदम पीक पे रहती है, एकदम फर्स्ट पोजीशन पे, प्राइमरी चीज उसके लिए वही है। कुछ भी हो जाए पंक्चुअलिटी अपनी नहीं छोड़ेगा। कहीं जाना हो, फंक्शन में जाना हो, किसी से मीटिंग हो, 5 मिनट पहले जाके वहां पे बैठ जाएगा कि 1 मिनट भी लेट ना हो। इतना एक पंक्चुअल इंसान है। तो ये वैल्यू उसके अंदर इतनी ज्यादा डीपली रूटेड है। लेकिन वही अब जा रहा है पेपर देने, लेकिन अब देख लिया कि रास्ते में गिरा हुआ है तो उसका दिल भी पिघल गया, एकदम जो है उसका दिल भर आया। तो वो क्या करता है, अपना पेपर छोड़ के 5 मिनट सोचता है, छोड़ो 5 मिनट लेट ही होगा ना, और वो उस इंसान को निकाल के बाहर रखता है, आराम से पानी वानी पिलाता है, उसके बाद पेपर देने पहुंचता है 5 मिनट लेट। तो उस इंसान के लिए जीवन भर उसकी पंक्चुअलिटी पहले नंबर पे थी, लेकिन उस गिरे हुए, जो नाली में गिरा हुआ, गिरे हुए इंसान नहीं, जो नाली में गिरा हुआ इंसान है, उसको देख के उसकी पंक्चुअलिटी सेकंड नंबर पे आ गई और उसकी दया क्या हुई? पहले नंबर पे आ गई। होता है ऐसा, हम सबके साथ होता है। कई बार ऐसी कोई चीजें होती हैं, हम लोग पढ़ रहे होते हैं और सामने से किसी ने कुछ कहा तो हम लोग जो है वो करने के लिए चले जाते हैं, इज्जत की वजह से, प्यार की वजह से। हम जो है टाइम टेबल बनाए, मान लीजिए कि 8 बजे से 12 बजे तक दोपहर में पढ़ेंगे और एकदम बीच में एक बार भी नहीं उठेंगे, एकदम यही सिस्टम चला रहा है। लेकिन अचानक 10 बजे दोस्त ने जो है कॉल किया या बुला लिया, आप चले गए, क्योंकि उसके लिए अपना एक अफेक्शन, एक प्यार है। तो आपने अपनी पंक्चुअलिटी को, अपनी डिसिप्लिन को साइड सेकेंडरी कर दिया और आपने अपने प्रेम को या लव, जो मूल्य आपके अंदर है, उसको आपने प्राइमरी कर दिया। तो वैल्यूज जो हैं या मूल्य आपके अंदर जो भी मूल्य हैं वो हायरार्की में अरेंज होते हैं। और वो हायरार्की क्या होती है? ऊपर नीचे होती रहती है। कभी आपके अंदर ऑनेस्टी सबसे ऊपर हो जाएगी, तो कभी पंक्चुअलिटी, कभी कंपैशन,